तो क्लबिंग के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लबिंग का मतलब एक दूसरे की इनकम हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा जब मैं अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम दूसरे के नाम करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है 2,50,000 या जो भी मेरी एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है, अगर उस एग्जम्पशन लिमिट तक मेरी इनकम होती है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसके ऊपर होती है तो मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो मैं क्या चाहूंगा कि अपनी इनकम को बहुत सारे लोगों में बांट दूं, और मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। तो उस टैक्स से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लबिंग कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि भैया ये सब हो रहा है तो वो आपकी इनकम में वापस आपकी इनकम क्लब कर देगा। तो क्लबिंग का मतलब यही है कि आपने जो अपनी इनकम, इसे ये कहना ठीक नहीं है कि दूसरे की इनकम आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी, इसे कहना ठीक है कि आप अपनी इनकम जो दूसरे के लिए कर रहे थे वो वापस आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन स्लैब सिस्टम। हमें पता है स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, पहले थोड़ा अमाउंट होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, फिर उसके ऊपर कुछ और अमाउंट होती है, उस पर कम रेट का टैक्स लगता है, फिर उसके ऊपर और होता है, ज्यादा टैक्स लगता है। द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ टैक्स पेयर हायर टैक्स ब्रैकेट में आने की वजह से उनका मन करता है कि वो अपनी इनकम को ऐसे लोगों में ट्रांसफर कर दे जो उनके अपने ही हो और उनका टैक्स ना बनता हो, जैसे स्पाउस के नाम पर, माइनर चाइल्ड के नाम पर, ताकि अपने टैक्स बर्डन को कम कर सके। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 has introduced the concept of clubbing of income, whereby income is taxed for one person through such income legally belongs to some other person. तो यहाँ क्या लिखा? इनकम इज टैक्स फॉर वन पर्सन दो सच पर्सन लीगली बिलोंग्स टू अदर, मतलब लीगली तो मैंने अपनी इनकम किसी और को दे दी लेकिन वापस मेरी इनकम में क्लब हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच टैक्स अवॉइडेंस, क्लबिंग प्रोविजंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट, under which income arising to certain person like spouse, minor child, etc. have to be included in the income of person who has diverted his income for the purpose of computing tax liability. तो अगर हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी बचाने के लिए अपनी इनकम किसी और को दे रहे हैं तो वापस हमारी इनकम में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन असेसीज टोटल इनकम। तो सेक्शन 60 है जो कहता है इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। सेक्शन 60 क्या कहता है ये? सपोज मैं हूं, मेरी डिवेंचर्स मेरे पास हैं, उनसे मुझे इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट इनकम मेरी इनकम में ऐड हो जाती है। मैंने वो इंटरेस्ट की इनकम अपनी असेट, मतलब मेरे पास इनकम आती है तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि वो इंटरेस्ट इनकम आपकी, मैंने ये बोल दिया। आपसे पूछा आपकी कोई इनकम है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये इनकम आपकी है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। मैंने ये कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि मेरी इनकम इनके नाम पे जाती है तो ये इनकी इनकम पे टैक्स लगाओ, मेरी नहीं, ये मेरी इनकम नहीं है। लेकिन मैंने असेट ट्रांसफर नहीं करी, डिवेंचर मेरे नाम ही है, मैंने केवल डिवेंचर का इंटरेस्ट आपके नाम पर ट्रांसफर किया। तो यहां लिखा है सेक्शन 60 में, इफ एन असेसी ओन्स एन एसेट फ्रॉम विच ही डिराइव्स सम इनकम एंड देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ सच इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सच एसेट। मैंने केवल इनकम आपके नाम पर डाली, ओनरशिप नहीं करी, which income has been earned, then such income shall be charged to the tax as the income of transferor and not in the income of transferee. अब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इन्होंने मिस्टर बी के नाम पर एक इनकम ट्रांसफर करी, तो ए को बोलते हैं ट्रांसफरर, बी को बोलते हैं ट्रांसफरी। जिसे मिलता है वो ट्रांसफरी होता है, जो देता है वो ट्रांसफरर होता है। तो यहां पर ए ने असेट को ट्रांसफर नहीं करा, केवल इनकम को ट्रांसफर किया। तो ए ने असेट ट्रांसफर
नहीं करी, केवल इनकम ट्रांसफर करी, तो यहां लिखा है सेक्शन 60 में कि ये इनकम बी की नहीं मानी जाएगी, ये इनकम ए की ही मानी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर एक्स हैं, उनके पास 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, जहां से उनको 28,000 रुपए की सालाना इनकम होती है इंटरेस्ट की। मिस्टर एक्स ने ये इंटरेस्ट की इनकम अपने भाई को ट्रांसफर कर दी, लेकिन ओनरशिप डिबेंचर की अपने पास ही रखी। तो ऐसी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी किसके लिए? मिस्टर एक्स के लिए, ना कि मिस्टर ए के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर करा है इनकम को, असेट को ट्रांसफर नहीं करा है, तो ये इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी? जिसने ट्रांसफर करा है इस इनकम को, क्योंकि एक्चुअल में तो उसी की इनकम है। मिस्टर एक्स होल्डर है, मिस्टर एक्स ओनर है, तो इनकम तो मिस्टर एक्स की ही है और मिस्टर एक्स के लिए ही टैक्सेबल होना चाहिए। तो जब आप इनकम निकालेंगे मिस्टर एक्स की, तो वहां पर लिखेंगे अदर सोर्सेस में सेक्शन 60 क्लब्ड इनकम, क्योंकि सेक्शन 60 में क्लब हो रहा है, तो सेक्शन 60 आपके लिए लिखना जरूरी हो जाएगा। यहां पर सेक्शन के हिसाब से ही आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर एक्स हैं, उनके 2 डिपॉजिट हैं 10 लाख रुपीस के, और इंटरेस्ट इनकम आती है 1,50,000। उन्होंने ये इनकम अपने भाई को ट्रांसफर कर दी, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा और ये इनकम मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो बिल्कुल एग्जांपल 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मिस्टर एक्स हैज ट्रांसफर्ड थ्रू ए ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए गोडाउन टू हिज सन without transferring the godown. In whose hand will the rental income from godown be charged? तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू इनकम ट्रांसफर करी, असेट ट्रांसफर नहीं करी। तो जो ट्रांसफरर है, कौन है ट्रांसफरर? तो इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल होगी एज पर सेक्शन 60। आप लिखेंगे एग्जाम, इट विल बी टैक्सेबल फॉर मिस्टर एक्स एज पर सेक्शन 60, दिस इनकम विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। सेक्शन 61, सेक्शन 61 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है कि भैया अगर आप इनकम ट्रांसफर करेंगे, एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो हम आपकी इनकम को क्लब कर देंगे। तो कुछ लोगों ने इस सेक्शन 60 को उसका इफेक्ट जीरो करने के लिए, नलीफाई करने के लिए क्या करा, उन्होंने एक डीड बनवाकर लिखा कि हम असेट को भी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब एक बात बताऊं, कोई भी टैक्स बचाने के लिए कभी भी अपनी एसेट को ट्रांसफर नहीं करेगा। मतलब अगर मुझे अपना डिवेंचर पर इंटरेस्ट पर टैक्स बचाना है, तो मैं डिवेंचर आपके नाम कभी नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना? तो यहां पर क्या है, रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है विच कैन बी रिवोक, मतलब विच कैन बी टेकन बैक। मैंने एक डीड बनवाई, मैंने उसमें लिखा कि ये डिवेंचर मैं आपके नाम कर रहा हूं, ये डिवेंचर आपके नाम कर रहा हूं मैं, लेकिन आप इसे आगे किसी को बेच नहीं सकते हो, किसी के नाम नहीं कर सकते हो, और मैं ये आपसे कभी भी वापस ले सकता हूं। तो ये ट्रांसफर तो एक्चुअल में ट्रांसफर है ही नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए ट्रांसफर बनाया जा रहा है। ट्रांसफर अगर ऐसा है, मैं कह रहा हूं आपके नाम ट्रांसफर कर रहा हूं, आप इसे आगे बेच नहीं सकते, आप इसे कुछ कर नहीं सकते, वापस मैं आपसे ले सकता हूं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक रिवोकेबल ट्रांसफर है। तो इस ट्रांसफर को भी हम मानेंगे ट्रांसफर है ही नहीं, और सेक्शन 61 के हिसाब से ये ट्रांसफरर की इनकम में क्लबिंग हो जाएगी। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर अंडर रिवोकेबल transfer shall be taxable in the hands of transferor. As per section 63, revocable transfer means, revocable transfer का मतलब section 63 में बताया गया है, if whole or any part of income or asset can be retransferred to transferor, if transferor can re-assume power over the whole or any part of the income, तो इसे हम क्या बोलते हैं, revocable transfer।
सेक्शन 62 कहता है हाउ एवर रिवोकेबल ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड एनी अदर ट्रांसफर विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर। तो अगर ये लिखा है कि मैंने आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया और जब तक आप जिंदा हो मैं वापस नहीं ले सकता आपसे, तो फिर उसे रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। वो रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं होगा, वो एक नॉर्मल ट्रांसफर होगा, तब क्लबिंग नहीं होगी, अदरवाइज रिवोकेबल होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। मिस्टर एक्स हैज ट्रांसफर्ड हिज हाउस टू हिज सन मिस्टर एस अंडर द कंडीशन that Mr. S is the owner till the date of Diwali. This transfer where transferor has put a right to invoke the transfer on happening of an event which is a certain event is called revocable transfer. The income from the house of, if any, earned by Mr. S shall be taxable for Mr. X and not for the Mr. S. तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। यहाँ पर बोला गया कि भैया दिवाली तक आप ओनर है, ये थोड़ी ना ट्रांसफर हुआ। तो ये जो भी इनकम होगी मिस्टर एस को मिलेगी, वो वापस मिस्टर एक्स की इनकम में ऐड हो जाएगी एज पर सेक्शन 61। एग्जांपल नंबर 4, मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया है डिपॉजिट 10 लाख का अपने फ्रेंड मिस्टर वाई को विद द कंडीशन दैट डिपॉजिट कैन बी टेकन बाय हिम एनी टाइम। इन दिस केस क्लबिंग प्रोविजन स्टिल बी एप्लीकेबल, क्योंकि ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। Example number 5, Mr. X has transferred one asset to Mr. Y with the condition that asset shall be retained by Mr. Y as long as he is alive, and after that the asset shall be taken by Mr. X. In this case, clubbing provision shall not apply, क्योंकि सेक्शन 62 कहता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। Income of other person includable in individual's total income, इनकम किसी और की है वो यहाँ पर ऐड हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पाउस की इनकम की, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज सेकेंड। 64(1) सेकेंड, income by way of remuneration from a concern in which the individual has substantial interest। देखिए क्या करते हैं जनरली, कोई इंसान है बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा इनकम है, इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, तो अपने स्पाउस को जो हाउस वाइफ है, घर पे खाना बनाती है, सास बहू के सीरियल देखती है, उसको दिखा दिया कि हमारी कंपनी में जॉब करती है और उसको 1,00,000-2 लाख रुपए, 1,50,000 लाख रुपए महीने की सैलरी दिखा। ऐसा करने से बिजनेस की टैक्सेबल इनकम बहुत कम हो जाएगी और इनकी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि और कोई इनकम नहीं है तो टैक्स हो सकता है इन्हें ना देना, तो टैक्स बचत हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 64(1) सेकेंड क्या कहता है कि अच्छा यहाँ पर क्या है, जो सेक्शन 60 था, 61 था, वहां पर ये नहीं था किसको दे रहे हो आप, वो किसी को भी दे सकते थे आप इनकम। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है कि आपका अपना बिजनेस है जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसमें आपकी स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिलती है, तो वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी, ऐसा लिखा है इस सेक्शन में। An individual is chargeable to tax in respect of any salary, commission, fees or any other form of remuneration received either in cash or in kind by the spouse from a concern in which the individual has substantial interest। तो चाहे आप कैश में दीजिए, चाहे आप काइंड में दीजिए, चाहे उसका नाम सैलरी, कमीशन, फीस रखिए या कुछ और नाम रखिए, अगर आपकी स्पाउस को वो मिलती है तो वापस आपकी इनकम में क्लबिंग हो जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे ही नहीं। Such spouse should be employed in the concern without technical or professional skill or experience। मतलब जो स्पाउस को सैलरी मिल रही है वो एक्चुअल में उसकी नॉलेज, स्किल, एजुकेशन के हिसाब से नहीं है, ज्यादा है। अगर सपोज कोई ऐसी स्पाउस है जो, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है, उनकी वाइफ है वो भी डॉक्टर है, वो वहां पर उन्हें रेम्यूनरेशन सैलरी दी जाती है, तो वो क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि वो जेन्युइनली डॉक्टर है, उनको पैसा दे रहे हो आप। लेकिन अगर कोई बीकॉम है, बीए पास है
जिनको 10-15 हजार रुपए की सैलरी से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, उनको आप 50,000 लाख रुपए दे रहे हो, तो वहां क्लबिंग की बात आएगी। तो क्लबिंग का मतलब है जो एक्चुअल में उनकी सैलरी नहीं बनती है उससे ज्यादा आप उनको दे रहे हो ना। दिस शैल नॉट बी एप्लीकेबल इफ स्पाउस अर्न इनकम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल और एक्सपीरियंस। अगर उनका एक्चुअल में अर्निंग का सिस्टम है, उनकी नॉलेज है, स्किल है, तो क्लबिंग नहीं होगी। इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, ये भी तो हो सकता है कि दो, मान लिया एक पार्टनरशिप फर्म है या एक कंपनी है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एंड बोथ आर द रिसीट ऑफ रेम्युनरेशन, दोनों को रेम्युनरेशन मिलती है। देन द रेम्युनरेशन, जैसे मान लिया हम एक मिस्टर एक्स है, मिसिज एक्स है, दोनों ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और दोनों ने कहा खर्चा दिखाने के लिए दोनों अपने आप को सैलरी दे देते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर उनकी टेक्निकल या स्किल फुल कोई जॉब नहीं है, फालतू में पैसा ले रहे हैं, तो क्या होगा, लिखा है देन द रेम्युनरेशन ऑफ बोथ, दोनों की रेम्युनरेशन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस whose total income is greater एक्सक्लूडिंग सैलरी इनकम। मतलब इन सैलरी इनकम के अलावा बाकी की इनकम जिसकी ज्यादा है उसकी इनकम में दोनों की इनकम को जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि क्या हुआ, एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। ये एक बिजनेस है, इससे मिस्टर एक्स और मिसिस एक्स दोनों सैलरी लेते हैं। इन्होंने 4 लाख की ली, इन्होंने भी 4 लाख की सैलरी ली 1 साल की। अदर इनकम मिस्टर एक्स की है 2 लाख रुपए की, इनकी नहीं है कोई अदर इनकम, इनकी अदर इनकम नहीं है, तो ये 4 लाख रुपए ये भी इनमें जुड़ जाएंगे, तो मिस्टर एक्स की इनकम 10 लाख हो जाएगी और इनकी इनकम नील हो जाएगी। तो यहां तो डबल चोट पड़ जाएगी मिस्टर एक्स पे, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर ये लिखा है जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में हम क्लब कर देंगे। ठीक है, द सैलरी इनकम टू बी क्लब्ड shall computed first in the hands of receiver under the head salary। पहले हम सैलरी के चैप्टर में जिसकी सैलरी है, जैसे मिस्टर एक्स की सैलरी के चैप्टर में उनकी निकालेंगे इनकम, मिसिस एक्स है उनकी निकालेंगे, एंड देन इट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल अंडर द सेम हेड। फिर बाद में क्लबिंग होगी। दिस मीन दैट ओनली टैक्सेबल सैलरी विल बी क्लब, मतलब सारी डिडक्शन अलाउंसेस जो भी है सब कुछ मिलेगी, दोनों को स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलग अलग मिल जाएगी, बाद में वो क्लबिंग होगी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है इन केस ऑफ कंपनी इट मींस दैट इंडिविजुअल अलोंग विद रिलेटिव शुड होल्ड 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखा है अलोंग विद रिलेटिव्स, इसका मतलब असेसी के पास खुद के पास 20% शेयर नहीं है तो भी उसके रिलेटिव के पास और उसके मिलाकर के 20% से ज्यादा या 20% शेयर होने चाहिए। जैसे असेसी है उसके पास 5% है, उसके भाई के पास 16% है, दोनों के मिलाकर 21 हो गए, या उसके पास 15 है उसके पास 5 है 20 हो गए, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इन केस ऑफ अदर कंसर्न अदर देन कंपनी, जहां पर प्रॉफिट का हिस्सा 20% या ज्यादा है रिलेटिव्स को मिलाकर। रिलेटिव का क्या मतलब है, अब हमें यह भी पता होना चाहिए यहाँ रिलेटिव का क्या मतलब है। रिलेटिव मीन्स स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो वाइफ, हस्बैंड, भाई बहन, और लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट मतलब माता पिताजी, दादा दादी, या फिर बच्चे आगे और पोते परपोते सब, तो ये सब कुछ रिलेटिव के मीनिंग में आएगा। अब यहां पर एक बहुत मजेदार बात है, क्या मान लिया मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास 5% शेयर है और मिसेस एक्स के पास 1% शेयर है, मिस्टर एक्स के भाई के पास 15% शेयर है, तो मिस्टर एक्स कौन हो गए, इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। मिसिस एक्स के फादर के पास
20% शेयर है, इनके मिलाकर और ये मिलाकर, है ना, बल्कि असल में इनका मैंने ये कह दिया था, ये तीनों मिलाकर देखा जाएगा 20% है या नहीं। तो इन तीनों का मिलाकर 20% से ज्यादा है तो मिस्टर एक्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गए। फिर मिस्टर एक्स, मिसिस एक्स और मिसिस एक्स के फादर का मिलाकर देखा तो ये भी 20% या उससे ज्यादा हो गया। तो मिस्टर एक्स और मिसिस एक्स दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, चाहे दोनों के पास केवल 5% और 1% है, तो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और फिर हम देखेंगे कि भैया जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में सैलरी जुड़ जाएगी। मिस्टर एक्स इज ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म विद 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इनका अपना 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया इनका। His wife is working in the partnership firm and getting remuneration. Her remuneration does not match her technical or professional knowledge or experience. तो ऐसी सिचुएशन में जो उनको रेमुनरेशन मिलेगी वो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। अंडर सेक्शन 64(1) सेकेंड, दिस सैलरी इनकम अर्न बाय हर शैल बी टैक्सेबल फॉर मिस्टर एक्स एंड नॉट फॉर हर। तो ये बात आपको समझ में आनी जरूरी है। मिस्टर एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर एक्स इज ए शेयर होल्डर ऑफ डी लिमिटेड होल्डिंग 35% ऑफ शेयर्स। तो मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। इनकी वाइफ एम्प्लॉयड है सेम कंपनी में, उनको 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है, 2,000 रुपए पर मंथ की उनको अलाउंसेस मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स उन्होंने दिया हुआ है। हर सैलरी डज नॉट मैच हर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब यहां तो गड़बड़ हो गई, क्लबिंग हो जाएगी। मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ शॉप फ्रॉम विच ही हैज अर्न ₹50,000 per month as rent. Municipal taxes paid by him is 10,000 per annum. Both husband and wife have earned 2 lakh per annum each as interest from debentures. तो हमें इन दोनों की इनकम को निकालना। तो हमें ये तो पता चल गया क्वेश्चन को पढ़ के कि मिसिस एक्स की जो सैलरी की इनकम है वो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब होगी। तो हम पहले मिसिस एक्स की ही इनकम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो क्लब होगी। तो इनकम निकालते हैं हम पहले। इनकम ऑफ मिसिस एक्स और अंडर द हेड सैलरी निकालते हैं पहले। तो इनकी बेसिक सैलरी है, इन्हें 25,000 पर मंथ मिलती है, तो सैलरी फुली टैक्सेबल होती है। तो कितना अमाउंट आ गया? 3 लाख। अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, 2,000 इंटू 12, 24,000। और क्या मिलता है इनको? प्रोफेशनल टैक्स की तो पेमेंट करी है, वो तो डिडक्शन की बात है, बस यही है। तो ग्रॉस सैलरी 3,24,000। डिडक्शन मिलेगी इन्हें, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी इन्हें 50,000। इन्हें प्रोफेशनल टैक्स की मिलेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थर्ड। $200 पर मंथ का पेमेंट करा है तो 2,400। तो टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ गया इनका? 2,71,600।
लेकिन ये इनके लिए टैक्सेबल तो होगी नहीं, है ना, तो लेस कर देते हैं। ट्रांसफर्ड टू स्पाउस अंडर सेक्शन 64(1) सेकेंड, तो इनके लिए इनकम नील हो गई, इनके लिए कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं हुई। सैलरी की इनकम इनके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। और इनको क्या क्या इनकम हो रही है, इनको 2 लाख रुपए की अर्निंग होती है इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस की इनकम हो जाएगी इनकी इंटरेस्ट 2 लाख, तो इनकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जिसे जीटीआई बोलते हैं 2 लाख हो जाएगी। तो ये तो मिसेस एक्स की इनकम हो गई। अब हम बात करते हैं इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। सैलरी के हेड में क्लबिंग होगी, क्लब्ड अंडर सेक्शन 64(1) सेकेंड, तो 2,71,600 रुपीज सैलरी की इनकम क्लब हो जाएगी। और इनका है हाउस प्रॉपर्टी, इन्होंने किराए पर दिया है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। तो इनका रेंट है 50,000 पर मंथ, तो रेंट हो जाएगा जिसे GAV बोल देते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 50,000 इंटू 12 6 लाख। किसी ने अगर अभी याद नहीं है या नहीं पढ़ा उस प्रॉपर्टी को, टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, अभी ऐसे ही आ जाएगा समझ। इन्होंने म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए, लेस हो जाते हैं खर्चे। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 10,000, इसको एनुअल वैल्यू बोल देते हैं 5,90,000, 5,90,000। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर भी मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी में भी, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ 5,90,000। कितना हो गया, 5,90,000 का 30% कितना हो गया, 1,77,000, लेस करके कितना आ गया, 4,13,000। और इनकी एक इनकम है अदर सोर्सेस में भी, इंटरेस्ट 2 लाख। इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, GTI टोटल मिलाकर 8,84,600। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि भैया इनकी जो इनकम है वो काफी ज्यादा हो गई है। मिसेस एक्स की तो केवल 2 लाख है, और मिसेस एक्स की जो सैलरी है वो भी इनके हिस्से में आ गई। मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स के पास 15% और 10% शेयर्स है, तो मिस्टर एक्स और उनके रिलेटिव के मिलाकर 25% हो गए, और मिसेस एक्स के और उसके रिलेटिव के मिलाकर भी 25% हो गए। तो दोनों के 20% या उससे ज्यादा है, तो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। And both are employed by the firm getting the monthly salary 20,000 respectively. Their remuneration does not match their technical or professional experience. तो इसका अंदर दोनों की एक ही जगह क्लबिंग होगी जिसकी अदर इनकम ज्यादा है। Apart from the salary income of Mr. X, he has earned 2 lakh from cloth business, whereas Mrs. X has earned 2 lakh
as rent from house property. Mr. X has invested 50,000 in PPF account and another 50,000 in NSC, while Mrs. X has invested 1 lakh in NSC and has donated 10,000 to Prime Minister National Relief Fund. Calculate the total income of Mr. X and Mrs. X. तो इसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ शेयर्स मिस्टर एक्स के पास है 15% और रिलेटिव के पास है उसके 10%, तो मिस्टर एक्स के पास 25% हो गए, है ना, और मिसेस एक्स के पास है 10% और इनके रिलेटिव के पास है 15%, तो मिसेस एक्स के पास भी हो गया 25%। तो बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ये बात हमें पता चल गई। अब हमें ये देखना है कि सैलरी इनकम को छोड़कर बाकी इनकम किसकी ज्यादा है। तो उसके लिए हम निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स एक्सक्लूडिंग सैलरी इनकम। सैलरी इनकम को छोड़कर किसकी इनकम ज्यादा है वो हमें देखनी है। अगर हम बात करें मिस्टर एक्स की, तो मिस्टर एक्स को एक इनका बिजनेस है क्लॉथ बिजनेस, वहां से इनको कितनी इनकम होती है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के चैप्टर में क्लॉथ बिजनेस की इनकम है इनकी 2 लाख रुपीस की। एक तो इनकी ये इनकम है, और क्या है इनके पास, और कोई इनकम नहीं है ना, तो यही इनकी ग्रॉस टोटल इनकम है 2 लाख लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से 80U की डिडक्शन मिलती है इनको। 80C में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर मिलती है छूट। अभी डिडक्शन के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं 80C के बारे में, थोड़ा सा हम सैलरी के चैप्टर में भी पढ़ते हैं 80C के बारे में। तो मिस्टर एक्स ने 50,000 PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किया है, तो PPF में पैसा जमा करने पर 80C की छूट मिलती है और NSC में पैसा लगाने पर भी 80C की छूट मिलती है। तो अंडर सेक्शन 80C इन्हें 1 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, तो इनके लिए टैक्सेबल इनकम 1 लाख हो जाएगी। तो जो मिस्टर एक्स हैं इनकी टैक्सेबल इनकम 1 लाख है। अब हम बात करते हैं मिसेस एक्स की, तो यहां पर मिसेस एक्स के लिए लिखा है कि इनकी अर्न ₹2 लाख एज रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इन्हें रेंट से 2 लाख रुपए की इनकम आई है। तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हम निकालते हैं रेंट, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है 2 लाख, इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं जो हमें बता नहीं रखे हैं, तो एनुअल वैल्यू भी 2 लाख ही हो जाएगी। इसमें से डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 60,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,40,000 हो जाएगी। एक तो इन्हें 1,40,000 रुपए की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, बाकी इन्होंने कुछ इन्वेस्ट भी किया है, तो यहाँ पर लिखा है कि 1 लाख रुपया इन्होंने NSC में इन्वेस्ट किया है, तो इनकी कोई और इनकम नहीं है, तो यही ग्रॉस टोटल इनकम भी हो जाएगी
लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और 80C में 1 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं तो इन्हें छूट मिल जाएगी 1 लाख रुपए की। साथ ही साथ इन्होंने 10,000 रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया है, डोनेट किया है। अब ये माने डोनेशन अगर गवर्नमेंट को देते हैं, डिटेल हम सेक्शन 80G है ये जो हम पढ़ेंगे डिडक्शन के चैप्टर में। फिलहाल के लिए मानिए कि गवर्नमेंट को आप पैसा दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो आपको छूट मिल जाएगी। तो इनकी टैक्सेबल इनकम 30,000 निकल कर आएगी। अब देखा जाए कि सैलरी इनकम को छोड़कर बाकी की इनकम किसकी ज्यादा है, तो मिस्टर एक्स की इनकम ज्यादा है, तो दोनों की सैलरी की इनकम मिस्टर एक्स की इनकम में जुड़ जाएगी। सैलरी की इनकम कितनी है, मंथली सैलरी है दोनों की 20,000 रुपए पर मंथ, है ना। तो 20,000 पर मंथ के हिसाब से हमारी कितनी हो गई। अच्छा, अब सैलरी इनकम क्लबिंग तो हो जाएगी, लेकिन अभी मैं देखूं सैलरी, क्योंकि लिखा गया है कि सैलरी को हम अलग से पहले कैलकुलेट करेंगे फिर उसे क्लब करेंगे, है ना। तो अब मैं अगर इसी हिसाब से, अब ये तो मेरा एक अलग से कैलकुलेशन थी ये देखने के लिए कि अदर देन सैलरी इनकम किसकी ज्यादा है। अब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके सही इनकम निकालता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो मिस्टर एक्स की भी और मिसेस एक्स की भी इनकम निकालता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले सैलरी की इनकम 20,000 रुपए मिलते हैं इन्हें पर मंथ, है ना। तो बेसिक सैलरी मिलती है इन्हें 20,000 रुपए पर मंथ, दोनों को मिलती है। तो 2,40,000 इन्हें मिलती है और 2,40,000 इन्हें मिलती है। कुछ और है नहीं, कोई डिडक्शन अलाउंसेस कुछ है नहीं। डिडक्शन मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो क्या रह जाएगा 1,90,000। ठीक है। अब मिसेस एक्स की जो सैलरी है वो मिस्टर एक्स की सैलरी में क्लब हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे क्लबिंग अंडर सेक्शन 64(1) सेकेंड। तो ये 190 यहां से लेस हो जाएंगे और इनकी इनकम में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3,80,000 और ये हो जाएगा nil। तो ये सैलरी इनकम मिस्टर एक्स की इनकम में जुड़ जाए। बाकी की मिस्टर एक्स की इनकम तो हम निकाल ही चुके हैं, है ना। क्या है, पीजीपीपी की है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है 2 लाख रुपए। इनकी कोई बिजनेस प्रोफेशन, अच्छा सैलरी पहले हाउस प्रॉपर्टी लिख देते हैं ना। हाउस प्रॉपर्टी इनकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है मिस्टर एक्स की। मिसेस एक्स की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 1,40,000। और पीजीपीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मिस्टर एक्स की इनकम है 2 लाख, है ना। और मिसेस एक्स की इनकम नहीं है कोई भी बिजनेस इनकम। अदर सोर्सेज भी नहीं है, दोनों में से किसी की अदर सोर्सेज की इनकम नहीं है। तो इन सबको ऐड करके क्या आता है, ग्रोस टोटल इनकम। तो मिस्टर एक्स की ग्रोस टोटल इनकम आ गई 5,80,000 और मिसेस एक्स की आ गई 1,40,000 लेस डिडक्शंस। तो 80C में मिस्टर एक्स को कितनी डिडक्शन मिली थी 80C में 1 लाख, और मिसेस एक्स को कितनी मिली थी 1 लाख। 80C में 1 लाख की मिली थी। 80G में मिस्टर एक्स को कुछ नहीं मिला, इन्हें 10,000 मिला। तो टैक्सेबल इनकम मिसेस एक्स की तो वही है 30,000 क्योंकि उनमें क्लबिंग नहीं हुई, इनकी है 4,80,000। तो ये था क्लबिंग,
का क्वेश्चन जिसमें हमें पता चला कि दोनों की इनकम, अगर दोनों को सैलरी इनकम मिलती है तो किसकी इनकम में क्लब होगा? जिसकी इनकम ज्यादा है। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को तो क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस। तो अब सेक्शन 60 क्या कहता था कि भैया अगर आपने अपनी एसेट को ट्रांसफर नहीं किया तो क्लबिंग हो जाएगी। सेक्शन 61 क्या कहता था? रिवोकेबल ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग हो जाएगी। एसएससी ने कहा ऐसी की तैसी, मैं अपनी वाइफ के नाम पर असेट ही कर देता हूं। बीवी घर में खाना बनाती है, सास बहू सीरियल देखती है, कभी कभी किट्टी पार्टी चली जाती है, बेचारी गाय है, कुछ ज्यादा कमाई वमाई कुछ है नहीं, तो उसके नाम पर मैं असेट प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता हूं। क्या हो गया? उसे पूरा विश्वास है कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद बीवी उसे तलाक दे के भागेगी नहीं कहीं। तो उसने सोच रखा है कि मैं अपनी बीवी को दे देता हूं असेट और वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। कहीं उसे थोड़ा सा भी डर है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। कहीं टैक्स बचाने के चक्कर में बीवी और प्रॉपर्टी दोनों से हाथ धो बैठे। तो अब जब उसे ये लगा कि चलो कर दी वाइफ के नाम, अब तो बच गया टैक्स, तो इन्होंने कहा ना, अब हम उन लोगों को देखेंगे जिन लोगों को आप सच में फ्री फंड में या सस्ते में असेट को ट्रांसफर कर सकते हो, हम तब भी क्लबिंग कर दें। सबको नहीं, आपको अगर आगे जाकर आपकी कोई भी इनकम होती है बहुत ज्यादा और कोई प्रॉपर्टी पे टैक्स बचाना है तो आप बिल्कुल मेरे नाम कर देना, आपकी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्लबिंग फ्रेंड्स जान पहचान वालों के नाम पे करने पे नहीं है। तो आपको टैक्स बचाना हो तो आप बिना टेंशन के मेरे नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कोई भी इंसान उसी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा जहां उसे पता चलेगा कि मेरे और इसमें कोई फर्क नहीं है ना, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो इसके नाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी करेगा ना कोई। तो उसमें कौन आता है? केवल स्पाउस आते हैं पहले, तो स्पाउस आ गए। सेक्शन 64(1)(4) में क्या बोला कि भैया अगर क्लबिंग हो जाएगी अगर स्पाउस के नाम पर आपने कोई एसेट करी है। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट अदर देन ए हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एसेट ट्रांसफर करे। अब यहां अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा है? उसका एक लॉजिक और रीजन है। जब हम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है एक डीम्ड ओनर, वहां पहले ही लिखा है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कि अगर हस्बैंड, और हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सारी ये सेक्शन क्लबिंग वाला सब कुछ लिखा है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई एसेट फ्री में दे रहा है, घर फ्री में दे रहा है, तो उस सेक्शन में लिखा है कि हम हस्बैंड को ही उसका ओनर मानेंगे, डीम्ड ओनर मानेंगे और हस्बैंड की इनकम निकालेंगे। तो वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ही लिखा है, तो क्लबिंग का सवाल ही नहीं उठता, पहले ही ऑटोमेटिकली क्लबिंग हो जाएगी वहीं पर डीम्ड ओनर मानकर। तो क्लबिंग तो तब होगा ना जब वो इनकम मिस्टर एक्स ने अपना घर कर दिया मिसिज एक्स के नाम और मिसिज एक्स की इनकम निकाल ली जा रही है, तभी तो क्लब होगी। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखा है वो मिसिज एक्स की इनकम ही नहीं है, वो इनकम ही मिस्टर एक्स की है। तो जब पहली मिस्टर एक्स की इनकम है तो फिर क्लबिंग क्यों करे? इसलिए यहां लिखा हाउस प्रॉपर्टी के अलावा। इसका मतलब ये मत समझना कि हाउस प्रॉपर्टी में क्लबिंग नहीं होगी, वो तो ऑटोमेटिकली मिस्टर एक्स की इनकम निकलेगी। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, जो कंसिडरेशन होना चाहिए, कायदे से घर की कीमत होनी चाहिए। अब ऐसा है, घर नहीं मतलब कोई प्रॉपर्टी की। अब जैसे कोई प्रॉपर्टी दी, एक इंसान ने अपनी वाइफ को 10 लाख की प्रॉपर्टी 9 लाख में दी, तो ये तो माना जाएगा चलो कोई बात नहीं, वाइफ है तो 1 लाख डिस्काउंट दे दिया कोई बात नहीं। लेकिन 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में दी तो ये ठीक नहीं है। तो हम ये मानेंगे ये इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है। इन सच केसेस द इनकम ऑफ असेट शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। इफ असेट इज ट्रांसफर फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, अगर कायदे से 10 लाख है 10 लाख में बेच दी फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए वाइफ को दिखाना पड़ेगा ना कि उस पर 10 लाख कहां से आया, उसने कहां से पेमेंट करी।
क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल अगर वो एडुकेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर हुआ है। सिमिलरली इफ असेट इज ट्रांसफर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तलाक हो गया। अब तलाक के केस में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी दी, वो तो फ्री में ही दी रहेगी, उसके लिए पैसे थोड़ी ना लिए जाएंगे। अब उसमें क्या हुआ, तलाक हो गया, प्रॉपर्टी चली गई वाइफ के पास, और उस प्रॉपर्टी की इनकम क्या हस्बैंड के लिए टैक्सेबल होनी चाहिए? तलाक हो गया तो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लिखा है कि एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब अलग अलग हो रहे हैं, और अलग अलग होने में कोई प्रॉपर्टी गई है उसकी क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, मिस्टर एक्स हैज ट्रांसफर्ड वन डिपॉजिट टू हिज वाइफ मिसेस एक्स बाय चार्जिंग फुल कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। फिर तो क्लबिंग हो गई नहीं, पूरा पूरा पैसा ले लिया इन्होंने। इन दिस केस इंटरेस्ट इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। If there is inadequate consideration, clubbing provision shall be applicable only with regard to income relating to the part of consideration which is considered to be inadequate. 10 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख में दी तो 50% ले लिया, 50% inadequate है तो 50% ही क्लब हो, ना कि 100%। एग्जाम्पल नंबर 8, मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया वन डिपॉजिट 10 लाख का 7 लाख में, तो मतलब 70% तो पेमेंट हो गई, केवल 30% ही नहीं हुई तो 30% ही क्लबिंग होगी। एंड देयर इज ए इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1 लाख, तो 30% मतलब 30,000 ही क्लबिंग होगा। In order to apply clubbing provision, relationship of husband and wife must exist on the date of transfer of asset and also on the date of accrual of income. Otherwise, clubbing provision shall not apply. जब असेट को ट्रांसफर किया उस समय भी हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, और जिस समय इनकम निकल रही है तो भी हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। मतलब ये हुआ, सिचुएशन ये है कि सपोज हुआ क्या कि एक आदमी है, उसकी अभी सगाई हुई है, उसने जोश में सोचा था मैंने इनकम टैक्स पढ़ा है, टैक्स बचा लेता हूं, सगाई हुई है, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी फियांसे के नाम पर ट्रांसफर कर दी कि अभी हस्बैंड वाइफ नहीं है, बाद में क्लबिंग नहीं होगी। पता चला इतनी प्रॉपर्टी है, उसका मन बदल गया। तो अगर शादी नहीं करी उसने तो गए, शादी कर ली तो बच गया टैक्स। तो टैक्स बचाने के लिए रिस्क ले सकता कोई तो ले ले, कोई टेंशन की बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9, मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर की अपनी एसेट 1 जनवरी को प्रीवियस ईयर में होने वाली बीवी के नाम पर कर दिया ट्रांसफर। अभी हुई नहीं है, तो अगर नहीं भागी, शादी करने से मना नहीं करा तो टैक्स बच जाएगा, नहीं तो गए बेचारे। इन्होंने 10 दिन पहले ही ट्रांसफर करी थी, 10 जनवरी को इनकी शादी हो गई, तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। वैसे रिस्क से बचने के लिए एक आध दिन पहले ही ट्रांसफर करें, ज्यादा नहीं, है ना। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द एसेट टू द स्पाउस एंड देयर इज एग्रीगेशन और टू द एसेट, कोई एसेट दी और वो एसेट बढ़ गई, इनकम फ्रॉम सच एक्रीशन शैल नॉट बी क्लब्ड एज डिसाइडेड इन द केस। क्या है मतलब, सपोज हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख रुपए दिए, उस 10 लाख रुपए के ऊपर बोनस शेयर दिए, बोनस शेयर मिल गए, है ना। 10 लाख रुपए दिए, उस पर इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट से इनकम बढ़ गई, पैसा बढ़ गया। अब उस बढ़े हुए के ऊपर जो और इनकम होगी वो टैक्सेबल, क्लबिंग नहीं होगी। क्या करा, गिफ्ट में भैंस दे दी। काम है भैया, दूध की डेयरी बिजनेस है, गिफ्ट में भैंस दे दी, 5-6 भैंस दे दी। अब आगे उनके बछड़े हो गए, अब उन बछड़ों से जब बड़े हो गए उनसे भी दूध बेचकर कमाई हो रही है, तो वो वाली कमाई क्लब नहीं होगी। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने गिफ्ट करे हैं शेयर्स मिसेस एक्स के नाम पर, और मिसेस एक्स को बोनस शेयर मिल गए। अब जो डिविडेंड मिलेगा बोनस शेयर से वो क्लब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने शेयर दिए थे, उसका डिविडेंड तो क्लब होगा, लेकिन बोनस शेयर का डिविडेंड क्लब नहीं होगा। ऑल्सो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर शैल नॉट बी क्लब, कैपिटल गेन भी क्लब नहीं होगा। Similarly, if any asset has been transferred to spouse, income from
the asset shall be clubbed, but if same income is invested further, income from such income shall not be clubbed. Income from income will not be clubbed. Mr. X has gifted one fixed asset to Mrs. X. Interest income from such fixed asset shall be clubbed, but if interest income is invested further, any fresh income from such income will not be clubbed. Question number 4. Mr. X ने ट्रांसफर करे 2000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, वाई लिमिटेड का है, मिसेस एक्स के नाम पर, प्रीवियस ईयर में 3 अप्रैल को ट्रांसफर कर दिए विदाउट एनी कंसिडरेशन। कंपनी ने 30,000 का इंटरेस्ट दिया सितंबर में, तो क्लबिंग हो जाएगी, और वो मिसेस एक्स ने और आगे इन्वेस्ट कर दिए। देखो क्लबिंग हमने कर दी, लेकिन ये भी तो हो सकता है सच्चाई में मिसेस एक्स ने पैसे दिए ही ना हो। देखो समझो क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने डिबेंचर्स किसके नाम कर दिए, मिसेस एक्स के नाम। अब इंटरेस्ट किसे मिला, मिसेस एक्स को 30,000 का। इनकम टैक्स ने क्या कहा, ये किसके लिए टैक्सेबल है, टैक्सेबल है मिस्टर एक्स के लिए, मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना मिसेस एक्स ने 30,000 मिस्टर एक्स को दे दिया, ये जरूरी है क्या, नहीं। मिस्टर एक्स ने कहा हो मिसेस एक्स से कि भाग्यवान 30,000 रुपए मुझे दे दो, टैक्स तो मेरे पे लग गया। उसने कहा मोज लो, कुछ नहीं मिलेगा, मेरे यही है। तो मिस्टर एक्स ने कहा चलो ठीक है रख लो, टैक्स मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं। अब मिसेस एक्स ने इसे और आगे इन्वेस्ट कर दिया। अब मिसेस एक्स को जो और इनकम मिलेगी वो क्लब नहीं होगी, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम इनकम हो जाएगी। तो इन्होंने जेड फाइनेंस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहां से इन्हें 3,000 रुपए की इनकम मिल गई, तो इस इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट मिल गया 3,000। ये मिसेस एक्स की इनकम है और ये क्लब नहीं होगी। बात समझ में आती है? तो इनकम फ्रॉम इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। Where the asset transferred directly or indirectly by an individual to the spouse has been invested by the transferee in business, the income arising out of the business to the transferee in any previous year shall be clubbed in the income of transferor, but for this purpose capital as on first day of relevant previous year shall be taken into consideration। ये क्या बताया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को सपोज 1 लाख रुपए दे दिए, मिसेस एक्स ने इसे एक बिजनेस में लगा दिया। मान लेते हैं इस बिजनेस में मिसेस एक्स का पैसा पहले से भी लगा हुआ है, तो इनका पैसा 2 लाख रुपए पहले से लगा हुआ है, 1 लाख रुपए और लगा दिया इन्होंने जो मिले पैसे। और ये जो पैसा लगाया ये मान लिया 15 मार्च को लगाया, ठीक है। जब 15 मार्च को पैसा इन्होंने लगाया तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, 15 मार्च को जब पैसा लगाया तो यहां लिखा है कि जो भी बिजनेस की इनकम है, जो भी बिजनेस की इनकम है वो क्लब होगी मिस्टर एक्स में इस वाले 1 लाख पे जो भी कमाई हुई है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए दिए मिसेस एक्स को, मिसेस एक्स ने वो बिजनेस में लगा दिए, मिसेस एक्स के 2 लाख पहले से थे, तो कायदे से देखा जाए तो 2 लाख रुपए के ऊपर इनकम मिसेस एक्स की और 1 लाख रुपए के ऊपर इनकम मिस्टर एक्स की है। लेकिन यहां पर ये बोला है कि हम साल के पहले दिन देखेंगे जो पैसा लगा रखा है। पैसा लगाया इन्होंने 15 मार्च को, साल के पहले दिन 1 अप्रैल को तो पैसा नहीं लगा था, तो यहाँ क्लबिंग नहीं होगी, अगले साल से क्लबिंग होगी, क्योंकि अगले साल 1 अप्रैल को इनका पैसा हो गया होगा। अगर यही पैसा 1 अप्रैल को लगा दिया होता तो क्लबिंग हो जाती 1/3। 3 लाख टोटल लगाया है, उसमें से 1 लाख मिस्टर एक्स से आया था, तो 1/3 हो गया ना, तो 1/3 क्लबिंग होगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स ने गिफ्ट किया 5 लाख रुपए 1 अप्रैल को, साल के पहले दिन 5 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए। समझदारी ये है, अगर ये पढ़े लिखे होते इनकम टैक्स तो 2 अप्रैल को देते, है ना, और वो उसने सेम डेट पर, या जो मिसेस एक्स है वो 1 आध दिन बाद बिजनेस में पैसा लगाती,
तो उन्होंने प्रोपराइटरी बिजनेस में सेम डेट पे पैसा लगा दिया और वहां से उन्हें 2 लाख रुपए की इनकम हो गई। तो ये 2 लाख रुपए क्लब हो जाएंगे क्योंकि पहले दिन ही पैसा लगा दिया। मिसेस एक्स का एक बिजनेस है जहां उनकी कैपिटल 5 लाख है। मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए गिफ्ट दिए, इन्होंने लगा दिए बिजनेस में। उसी दिन थोड़ा रुक जाती, नहीं रुकी, उसी दिन लगा दिए। अब 5 लाख रुपए इनके थे, 5 लाख रुपए हस्बैंड से आ गए, टोटल 10 लाख लगा दिए। 50% पैसा लगाया हुआ है। अब 2 लाख की इनकम हुई है तो 50% 1 लाख रुपए क्लब हो जाएंगे। मिसेस एक्स का बिजनेस है, 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए दिए 20 अप्रैल को और उन्होंने पैसा लगा दिया 20 अप्रैल को। जहां पर प्रॉफिट 2 लाख हुआ, यहां क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि 1 तारीख को देखा जाएगा। इन दिस केस इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल नॉट बी क्लब्ड क्योंकि साल के पहले दिन नहीं था। अब यहां पर ये देखा जाएगा, अगले मान लिया इन्होंने ये पैसा ड्राइंग करा या नहीं करा, अगले साल के लिए टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि अगले साल इनका पहले दिन पैसा लगा हुआ होगा बिजनेस के अंदर। और अच्छे से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रोपराइटरी बिजनेस है जो श्रीमती एक्स ने स्टार्ट किया था। ईयर की बात अभी नहीं करते, चलो 2017 में किया था, बहुत साल हो गए, बहुत पुरानी बात है, कोई बात नहीं। एज ऑन 1 अप्रैल 2000, जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके पहले दिन, जो पहला दिन है प्रीवियस ईयर का, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का, उस दिन इनकी कैपिटल है 4 लाख रुपए। इनके हस्बैंड ने इन्हें 3 लाख रुपए गिफ्ट दिए साल के पहले दिन और इन्होंने वो उसी दिन इन्वेस्ट कर दिए। थोड़ा रुक जाती है, नहीं रुकी, नुकसान में जाएंगी, कोई बात नहीं। श्रीमती एक्स ने इस बिजनेस से जो पैसा कमाया वो है पहले साल में 2 लाख कमाया। अब क्या होगा देखो भाई, इनका पहले से कितना पैसा था, 4 लाख रुपए था। श्रीमती एक्स का 4 लाख था और श्री एक्स का 3 लाख रुपए और आ गया और ये साल के पहले दिन है। तो क्लबिंग होगा 3/7, 4:3 का रेशो हो गया। तो जो प्रॉफिट हुआ 2 लाख का इंटू 3/7 कितना आया, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, कितना आया, तो 85,714, 85,714 क्लब हो जाएगा। पहले साल की इनकम ये क्लब हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन है। अब आया अगला साल, अगले साल की क्या इनकम हो गई है इनकी, कितनी हो गई अगले साल की इनकम, 2,40,000 है ना, 2,40,000 की इनकम है। पैसा कितना लगाया था इन्होंने, 3 लाख। इनका 4 लाख था और 2 लाख का प्रॉफिट मिलाकर अगर ड्राइंग नहीं करी है तो 6 लाख हो गया इनका। ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया ना। तो ये बिजनेस में ही है, अगर हमें कुछ नहीं बताया ड्राइंग वगैरह के बारे में, ये लिखा ना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वाज फर्दर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वो और इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये नहीं लिखा होता तो चलो हम इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन यहाँ लिखा जो प्रॉफिट है वो और इन्वेस्ट कर दिया। तो इनकम फ्रॉम इनकम तो क्लब होती नहीं है, तो वो 2 लाख इन्हीं के माने जाएंगे। तो 6 लाख और 3 लाख का रेशो हो गया। तो अब इनकी क्लबिंग कितनी होगी, 2,40,000 इंटू 3/9 कितना होगा, 80,000। फिर पैसे को इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने, तो अब इनकी 6 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 8,40,000 और 3 लाख। अब इनको प्रॉफिट हुआ 2,80,000 का, 2,80,000 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 11,40,000, तो कितनी क्लबिंग होगी,
उसके बाद ये 280 भी लगा दो, तो 840 प्लस 280 कितना हो गया? 11,20,000 और 3 लाख। अब इन्हें 3 लाख की इनकम हुई है, तो 3 लाख इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 14,20,000 कितना आ गया? 63,380। तो ये है हमारा कि किस तरीके से इनकम क्लब 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 होती चली जाएगी। If any person has transferred the asset to spouse and spouse has invested it in some partnership firm as capital contribution or otherwise, in this case, interest received from the partnership firm shall be clubbed in the income of transferor and capital as on first day of the relevant previous year shall be taken into consideration. तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर, तो साल के पहले दिन की कैपिटल देखी जाएगी, जैसे अभी हमने देखा। इफ एनी सैलरी हैज बीन रिसीव्ड इट विल नॉट बी क्लब्ड, सैलरी को क्लब नहीं करेंगे। इफ एनी शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉफिट इट विल नॉट बी क्लब्ड, क्योंकि वो एग्जम्प्ट होता है। तो पार्टनरशिप फर्म से केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ऐड होगा, प्रॉफिट या सैलरी ऐड नहीं होगा। If any person has transferred any asset to the spouse and spouse has further transferred this asset, in this case capital gain will be considered to be income of the transferor. तो capital gain भी क्लब हो जाएगा। कैसे? मिस्टर एक्स ने अपनी एसेट मिसेस एक्स के नाम ट्रांसफर करी, तो इन्होंने आगे सेल कर दी, तो इन्हें कैपिटल गेन हो गया, वो कैपिटल गेन मिस्टर एक्स का माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर कोई क्या करेगा, अपनी एसेट पहले वाइफ को देगा, वाइफ से कहेगा बेच दो, प्रॉफिट कमा लो, टैक्स देने से बच जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्लबिंग हो जाएगी। क्रॉस ट्रांसफर आर ऑल्सो कवर्ड। द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ केशवजी मोरारजी observed that clubbing provision shall be applicable in case of cross transfer also, that is a making gift of 50,000 to the wife of his brother B for the purchase of house by her and is simultaneously gift by B to A's minor son of shares in foreign company worth 50,000 owned by him. In this case, the income arising to Mrs. B from the house property shall be included in the total income of B and dividend from share will be included in the A son will be included in the hands of A। मतलब आप इसको ट्रांसफर करो, आप इसको ट्रांसफर करो, क्रॉस ट्रांसफर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम उसमें क्लबिंग प्रोविजन लगा देंगे। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर A मेकिंग गिफ्ट 50,000 टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर B। तो A है, A ने अपनी भाभी के नाम पर, इनके बी ब्रदर हैं और इनकी वाइफ के नाम पर कुछ करा, और जो बी है, बी ने क्या करा, ए के माइनर चाइल्ड के नाम पर कुछ कर दिया। तो ये तो डायरेक्टली एक दूसरे को ट्रांसफर करके टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो बी ने माइनर सन को दिया, तो इन दिस केस इनकम अराइजिंग टू मिसेस बी शुड बी इंक्लूडेड। जो इनकी मिसेस वाइफ की इनकम हस्बैंड की इनकम में ऐड हो जाएगी और माइनर चाइल्ड की इनकम एक ही इनकम में ऐड हो जाएगी। तो आप ऐसे टैक्स नहीं बचा सकते। इसके अलावा इफ देयर इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल इन दैट केस अलोंग। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने गिफ्ट किया कैश असेट टू हिज मेजर सन एंड सन गिफ्टेड द सेम असेट टू द मदर। पहले उसने बच्चे को करा, फिर बच्चे ने, क्योंकि मेजर सन को तो ट्रांसफर करना इंक्लूड नहीं है, स्पाउस को ट्रांसफर करना इंक्लूड है। क्यों नहीं है मेजर सन को? कोई बेवकूफ गधा होगा जो बुजुर्ग आदमी अपने मेजर सन 23 साल का लड़का उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दे,
बुढ़ापे में घर से बाहर लात मार के भगा देगा वो, कोई करेगा कोई ऐसा? तो इसलिए वो वाला सेक्शन तो इंक्लूड ही नहीं करा। इनकम टैक्स कहता है कर दो अपने मेजर सन के नाम पे, तुम ही बुढ़ापे में घर से बाहर जाओगे टैक्स बचाने के लिए, कर रहे हो, करेगा कोई? और अगर उसकी शादी हो गई है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना? In this case, it will be considered transfer and shall be income will be clubbed in the Mr. of. तो indirect पहले बेटे के नाम करा, बेटे ने वाइफ के, उसके वाइफ के अपनी मदर जो मिस्टर है उसकी वाइफ के नाम कर दिया, एक्स की वाइफ के, तो ऐसा नहीं होगा। If any person has given loan to the spouse, income from such loan shall not be clubbed. लोन दिया तो लोन की इनकम क्लब नहीं होगी। However, it shall not be applicable if transfer is for educate or transfer is under agreement to live apart or relationship does not exist at the time of transfer or accrual of income। तो ये हर एक केस में है कि अगर एडुकेट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग नहीं होगी, अलग अलग हो रहे हैं उस एग्रीमेंट में, तलाक हो रहा है अलग अलग हो रहे हैं तो क्लबिंग नहीं होगी, या जिस समय असेट दिया है या जिस समय इनकम हो रही है उस समय वो हस्बैंड वाइफ नहीं है तो भी क्लबिंग नहीं होगी। मिसेस एक्स ने स्टार्ट किया है बिजनेस बुटीक का, तो फीमेल्स बहुत ज्यादा स्टार्ट करती हैं बुटीक बिजनेस, है ना? इन्होंने 2 साल पहले शुरू किया था और उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए थे। मिस्टर एक्स ने 15 अप्रैल को ये समझदारी का काम किया, 1 अप्रैल को नहीं, 15 अप्रैल को 2 लाख रुपए दिए। प्रॉफिट उन्हें हुआ 70,000 रुपए का और 72,500 रुपए का। ये 2 साल में पिछले 2-3 मतलब सबसे पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में मिसेस एक्स का पैसा था 5 लाख, साल के शुरू में ही था इनका पैसा। क्या साल के पहले दिन गिफ्ट मिला हुआ था? नहीं, तो वो कोई क्लबिंग वाला हिसाब नहीं होगा, ठीक है? तो उसकी बात ही खत्म हो गई, है ना? अब हमें जो शुरुआत में 2 लाख रुपए दिए थे क्योंकि 15 अप्रैल को दिए थे तो वहां पर कुछ नहीं होगा। फिर जो प्रॉफिट हुआ ये 2 साल ही है, यहाँ पर 2 साल ही है, तो जो प्रॉफिट हुआ वो 70,000 रुपए का हुआ, तो 70,000 में कोई क्लबिंग नहीं होगी, है ना? तो 70,000 प्रॉफिट में नो क्लबिंग। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को 15 अप्रैल को दिया है उन्होंने, तो 1 अप्रैल को नहीं है तो हम 1 अप्रैल का हिसाब देखते हैं, तो कोई क्लबिंग नहीं होगी। अब अगले साल कितना प्रॉफिट हुआ? 72,500, है ना? अब यहां पर एजम्पशन लेनी है कि जो प्रॉफिट है उसका क्या हुआ। कुछ नहीं कहते तो हम एज्यूम करते हैं बिजनेस में इन्वेस्टेड। तो अब अगले साल जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है वो कितना पैसा इन्वेस्टेड है? दूसरे साल मिसेस एक्स का 5,70,000 और मिस्टर एक्स का 2 लाख है, अब टोटल 7,70,000 है। प्रॉफिट कितना हुआ? 72,500। क्लबिंग कितनी होगी? इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 7,70,000। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें तो बहुत सारे साल थे, इसमें तो केवल एक साल। कितना? 8। तो ये क्लब हो जाएगा, तो ये क्लबिंग हो जाएगी। बाकी की जो इस साल की इनकम है वो मिसेस एक्स की होगी, ठीक है? सेक्शन 64(1)(6). अब क्या हुआ कि जब स्पाउस को इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए कोई भी इनकम को दिया जाएगा तो क्लबिंग हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए फिर सोचा और कौन हो सकता है घर के अंदर जिसकी इनकम नहीं हो रही है या जिसके नाम पर कर सकते हैं। तो ये क्योंकि सेक्शन बहुत पुराना बना हुआ है, आज से 40-50 साल पुराना बना हुआ है, तो इन्होंने सोचा था घर पे बहू रानी है, पुत्र वधू है, सन्स वाइफ है, उसके नाम कर देते हैं प्रॉपर्टी, घर की घर में रहेगी प्रॉपर्टी और बचत हो जाएगी। आज के जमाने में इस सेक्शन का कोई यूज नहीं है मेरे ख्याल से कि वो तो मर जाएगा बुढ़ा लेकिन अपनी जो है बहू रानी के नाम नहीं करेगा, घर से बाहर निकाल देंगे वो। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। लेकिन
फिर भी बहुत संस्कारी बहू है, उसने जोश जोश में कर दिया कि संस्कारी है, कर देते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो घर से बाहर निकल के पता चलेंगे असली संस्कार। इसलिए भैया कोई भी ट्रांसफर मत करना टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि जब लड़का ही घर से बाहर निकाल देता है तो बहू क्या चीज है फिर। कोई अपने ही बच्चा नालायक होता है तो फिर तो दूसरी है, दूसरे घर से आई हुई है। तो इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट टू डॉटर इन लॉ विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो वो भी सारे प्रोविजन उसी तरीके से अप्लाई हो जाएंगे जैसे अभी हमने स्पाउस के लिए देखे। बट फॉर क्लबिंग टू इफेक्टिव द रिलेशनशिप ऑफ डॉटर इन लॉ शुड एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ एक्रूवल एंड एट द टाइम ऑफ क्लबिंग। तो वही वाली बात है जो अभी अभी हमने देखी थी, क्या कि भाई जब स्पाउस के लिए सारी बात वही यहां पर अप्लाई हो गई। अब 6417 क्या लिखा है, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अब हमने सीधा स्पाउस को ट्रांसफर नहीं करा, हमने थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया और ट्रस्ट बनाई या कोई थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया और उससे कहा कि आप इसकी इनकम मेरी वाइफ को देते रहे। तो इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो भी क्लबिंग हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन को भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही 6418 में लिखा क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, कि इसी थर्ड पर्सन को दिया कि आप सन्स की वाइफ को बेनिफिट पहुंचाओ, तो वो भी क्लबिंग हो जाएगा। अब कौन बचा घर में, माइनर चाइल्ड, तो माइनर चाइल्ड के नाम करते हैं, तो उसके लिए सेक्शन आ गया 6418। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। माइनर चाइल्ड है, हस्बैंड वाइफ में से किसकी इनकम में जुड़ेगा, जिसकी इनकम ज्यादा है। इफ मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सबसेट, अगर तलाक हो चुका है तो हम ये देखेंगे जिसके साथ बच्चा रहता है उसके साथ, ठीक है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, अजी 6 महीना वो मम्मी के साथ रहता है, 6 महीना पापा के साथ रहता है, तो क्या होगा, तो भैया जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम भी जोड़ दो, ठीक है ना। वेयर एनी सच इनकम इज वंस इंक्लूडेड of either parent, any such income arising in any succeeding year shall not be included in the income of other parent unless assessing officer कहे। मतलब एक बार जिसकी इनकम में जुड़ना शुरू हो जाएगा तो उसी की इनकम में जुड़ता जाएगा हर साल। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर accruing till the date of attaining majority shall be done and not thereafter। मेजर होने के बाद में क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि माना जाता है मेजर के बाद बच्चा जो है बड़ा हो गया तो अब वो हो सकता है पैसे ही वापस ना दे अपने पिताजी को, जी अब तो ये मेरे ही है, आपको नहीं मिलेंगे। ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, ये चाइल्ड के लिए ही टैक्सेबल होगा। ब्रॉड फॉर लॉस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड व्हिच हैज बीन सो क्लब्ड अंडर द सेक्शन। तो जैसे कोई बिजनेस बच्चे के नाम करा दिया, वो इनकम क्लब हो गई, तो क्लब होने के बाद वो इनकम एसएससी की मानी जाती है, तो कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आया, ब्रॉड फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ हो जाएगा, ये लिखा है। Only net income will be clubbed and that too under the same head। मतलब कोई खर्चे लेस होने के बाद और सेम हेड में इनकम क्लब होती है। Deduction of 80C to 80U shall be allowed till the aggregate of the income of minor child and that of parent of minor child। ये क्या रखा है कि जब क्लबिंग पहले होगी डिडक्शन बाद में मिलेगी, तो डिडक्शन मिलने के लिए क्लबिंग और अपनी इनकम मिलाकर जो पैसा होगा उतनी डिडक्शन मिल सकती है। माइनर शैल नॉट बी अलाउड डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इनकम, जो पेरेंट के पास क्लब हो रही है उसकी छूट माइनर को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो पेरेंट को मिलेगी ना। इन द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल नॉट बी क्लब्ड। कुछ ऐसी सिचुएशन है जब माइनर की इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, बेचारा हैंडीकैप है, डिसेबल है, तो क्लबिंग नहीं होगी, हम कहेंगे भैया ठीक है। असल में क्या है, क्लबिंग का सेंस ये है कि हो सकता है क्लबिंग, ये क्यों है क्लबिंग नहीं होगी, आपके मन में आ सकता है कि वो तो हैंडीकैप है तो क्लबिंग तो जरूर होनी चाहिए, टैक्स क्यों दे वो। लेकिन क्या है कि हो सकता है कोई अपने हैंडीकैप बच्चे को फायदा पहुंचाने के लिए उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह करना चाह रहा हो, लेकिन क्लबिंग की वजह से वो कह रहा है कि वापस मेरी इनकम में हो जाएगा, मेरी इनकम डबल टैक्सेबल हो जाएगी, तो मतलब इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी मेरी,
तो मैं इसके नाम नहीं करता हूं, मैं वैसे ही इसे बेनिफिट देता रहूंगा, इसके नाम पे नहीं करता। लेकिन अगर ये हटा दिया कि क्लबिंग नहीं होगी, तो चाहे टैक्स बचाने के लिए ही सही, अपने बच्चे के नाम कर तो सही कोई प्रॉपर्टी। भाई आप कहोगे कि इसके नाम कर देंगे, कोई हैंडीकैप है तो इनकम क्लब नहीं होगी, टैक्स बच जाएगा, इसी सोच के ही कर दे, चाहे बच्चे के नाम तो ही जाएगी ना प्रॉपर्टी वगैरह। इनकम ऑफ चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क और स्किल वगैरह वो क्लब नहीं होगी। जैसे कोई बच्चा है वो काम करता है, सपोज सीरियल में, टीवी में एक्टर है, मूवी में काम करता है, तो पैसा मिलता है उसको, तो वो क्लब नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी मेहनत से कमाया है वो खुद पैसा। If income of child is so included, parents shall be entitled to exemption in case of each child under section 10 subsection 32 which is lower of income or 1500 per annum per child। तो एक बच्चे का 1500 रुपए का छूट मिलेगा। अगर 1500 रुपए से ज्यादा है, 15 से कम है, तो जितनी इनकम है उतनी छूट मिल जाएगी। Such exemption is available from the total income of minor child that is included in the income of assessee। Exemption to parent under section 1032 shall be available if the clubbing of minor child is done under section 64(1)(a). If income is added as per section 27 of deemed ownership, जो मैंने कहा था ना, घर को अपने बच्चे के नाम करा, डीम्ड ओनरशिप की तरह हो गया, तो छूट नहीं मिलेगी 1500 रुपए की। 1500 रुपए की छूट इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम पे नहीं मिलेगी, डीम्ड ओनर वाले केस में बाकी में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, मास्टर एक्स मतलब बच्चा है एक्स, उसको 5000 रुपए की इनकम हुई है इंटरेस्ट की, क्योंकि बैंक डिपॉजिट है। मिस्टर एक्स हैज लेट आउट द हाउस फ्रॉम विच ही हैज अर्न 2 लाख एज रेंट एंड पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 5000। मिसिज एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको बेसिक सैलरी मिलती है 1,40,000 रुपए, एंटरटेनमेंट अलाउंस 60,000। हमें टोटल इनकम मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की निकालनी। तो इनकम किसकी इनकम में जुड़ेगी? जिसकी इनकम ज्यादा हो। तो देखें किसकी इनकम ज्यादा है, तो मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स। तो मिस्टर एक्स ने किराए पे दिया है घर, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2 लाख रुपए का रेंट है, तो 2 लाख रुपए का रेंट। अच्छा पहले तो सैलरी की इनकम निकालते हैं ना, सैलरी इनकम। मिस्टर एक्स की तो सैलरी इनकम नहीं है, मिसिस एक्स की सैलरी इनकम है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 1,40,000 की सैलरी है। बेसिक सैलरी इनकम निकाल रहे हैं, बेसिक सैलरी है 1,40,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस 60,000, तो 2 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी हो गया। डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16 कितनी, 50,000 की छूट मिलेगी। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेकेंड एंटरटेनमेंट अलाउंस की मिलेगी। एक्चुअल रिसीव 60,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, वो भी ज्यादा है या 5,000, तो 5,000 की मिल जाएगी छूट। तो सैलरी इनकम आ गई कितनी, 1,45,000। अब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं। तो एनुअल वैल्यू किराया है 2 लाख, ग्रोस एनुअल वैल्यू 2 लाख माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, कितने म्युनिसिपल टैक्सेस दिए इन्होंने, 5,000 रुपए के, ठीक है, तो 1,95,000 हो गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में 30%, 1,95,000 का 30%, तो कितना हो गया, 136,500। तो यहां पर 136,500 और 145 है, दोनों में से ज्यादा इनकम किसकी है, मिसेस एक्स की। तो मिसेस एक्स की इनकम में ऐड होगी मास्टर एक्स की इनकम 5,000 रुपए, ठीक है। तो मास्टर इंटरेस्ट है ना,
अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट, क्लब्ड हुई है। अंडर सेक्शन क्या था? 64 1A 5000 माइनस एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 1500 रुपए, 3500 रुपए इसकी इनकम में आ जाएगा। तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 1,48,500। तो 1,48,500 की इनकम किसकी है? मिसिस एक्स की, और मिस्टर एक्स की 1,36,500। तो ऐसे हमें देखना है किसकी इनकम ज्यादा है और उसकी इनकम में ही हम क्लब कर दें। मिस्टर एक्स है, करता है एचयूएफ के, और इनकम फ्रॉम एक्स ओन बिजनेस, एक्स का अपना बिजनेस है, उससे इन्हें 50,000 की इनकम होती है। मिसिस एक्स है और उनकी सैलरी है 80,000। माइनर सन है ए, उनको इंटरेस्ट मिलता है 15,000। माइनर डॉटर है बी, उसको डांस परफॉर्मेंस से पैसा मिला 1,00,000, और माइनर सन है ए, उसकी लॉटरी लगी है 2,00,000। तो हमें बताइए इनकम कैसे टैक्सेबल होगी। तो हमें ये देखना है कि इसके अलावा इनकम किसकी ज्यादा है। तो इनकम एक्स का अपना बिजनेस है 50,000 और टैक्सेबल सैलरी है 80। तो ज्यादा इनकम किसकी है? मिसिस एक्स की। तो मिसिस एक्स में ही क्लबिंग होगी। तो हम ऐसा करते हैं, अलग अलग ही निकाल लेते हैं। मिस्टर एक्स की इनकम नोट डाल देंगे कि मिसिस एक्स की इनकम ज्यादा है, इसलिए उसकी इनकम में क्लबिंग हो रही है। तो मिस्टर एक्स की इनकम कितनी हो गई? बिजनेस की पीजीबीपी 50,000, बस टोटल इनकम 50,000 ही है इनकी, और कोई इनकम तो है नहीं। ये तो मिस्टर एक्स का खेल खत्म हो गया। मिसिस एक्स की है सैलरी इनकम 80,000, ठीक है। माइनर सन ए है और उसके 15,000 रुपए की इनकम है 80 लिखा है मैंने, वो थोड़ा सा 80 है। माइनर सन है, उसका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो अदर सोर्सेज में ए की इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट 15,000 अंडर सेक्शन 64 1A, लेस कर देंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 32 1500 रुपए, तो 13,500 रुपए। एक एक बात ध्यान से देखनी पड़ती है कि आपको लग रहा है ये 80,000 है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दो, यहाँ लिखा टैक्सेबल सैलरी। ऐसी ही रेंटल इनकम देखना चाहिए। कई बार लिखा होता है कि हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिला है तो 30% की डिडक्शन देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कई बार लिखा होता है रेंटल टैक्सेबल रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी, फिर कुछ नहीं देना, वो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। 13,500 रुपए ये ऐड हो गए। इसके बाद लिखा है माइनर डॉटर है, उसने खुद की परफॉर्मेंस करी है, तो वो तो क्लबिंग नहीं होगी। और 2,00,000 रुपए की लॉटरी लगी है, तो लॉटरी लगी है तो ये भी क्लबिंग हो जाएगी। तो लॉटरी इनकम कितने की? 2,00,000। तो 1,500 रुपए की छूट एक बच्चे की है, हर इनकम की नहीं है। तो एक बच्चा है मिस्टर ए, उस पर वो जो माइनर सन ए है उसकी 1,500 की छूट मिल गई है, तो बार बार छूट नहीं मिलेगी, 1,500 की ही मिलेगी। और वैसे भी जो अब भी इसकी टोटल इनकम कितनी आ गई हमारी निकल के? 293,500। ए की तो कोई इनकम है नहीं, है ना। ए की इनकम कितनी है? नील। बी की इनकम निकाल लेंगे। बी की इनकम कितनी है? डांस परफॉर्मेंस से, तो इसकी इनकम पीजीपीपी में आ जाएगी 1,00,000। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1,00,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू एचयूएफ।
अगर आपकी कोई अपनी प्रॉपर्टी आप एचयूएफ के नाम कर रहे हो तो उस सिचुएशन में क्लबिंग हो जाएगी। क्या है, एन इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर ऑफ एचयूएफ, वो अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ के नाम कर रहा है। ये प्रॉपर्टी एक सेपरेट प्रॉपर्टी थी इंडिविजुअल की, और कन्वर्जन किया है इस तरीके से कि वो फैमिली की प्रॉपर्टी बन जाए, और ये बिना कंसिडरेशन के लिए किया है, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो क्लबिंग होगी। क्लबिंग शैल बी डन एज फॉलोज फ्रॉम द टाइम ऑफ कन्वर्जन टिल द टाइम इट पार्टीशन अमंग द पार्टनर। तो क्या हुआ, जैसे मान लिया मैं हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम कर दी तो वापस मेरी इनकम में क्लब होगी। लेकिन अगर सपोज घर का ही बंटवारा हो गया तो उस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो मेरे पास आया वो तो मेरी इनकम है, जो प्रॉपर्टी का हिस्सा और मेरे भाई वगैरह के पास चला गया तो वो क्लबिंग थोड़ी ना होनी चाहिए, वो अब वापस मेरी तो है नहीं इनकम। तो लिखा था इनकम ऑफ कन्वर्टिव प्रॉपर्टी शैल बी, ये क्या रखा, फ्रॉम द टाइम ऑफ कन्वर्जन टिल द डेट ऑफ पार्टीशन। जब तक घर का बंटवारा नहीं होता तो ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन जब पार्टीशन होगा तो हम ये देखेंगे जो इंडिविजुअल और उसकी स्पाउस के नाम पर जो हिस्से में आई है वो तो उसकी मानी जाएगी, बाकी जो और भाई बहनों के नाम चली गई प्रॉपर्टी और किसी के नाम, वो क्लबिंग नहीं होगी। एंड द इनकम एक्रूइंग टू अदर मेंबर, वो इनकम क्लबिंग नहीं होगी। तो ये है एचयूएफ के केस में। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्रॉस ट्रांसफर्स की। टैक्स बचाने के लिए क्रॉस ट्रांसफर हो सकता है कैसे? इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल, ए मेकिंग गिफ्ट ऑफ 50,000 टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर। मान लिया ए और बी दो लोग हैं और इनकी वाइफ भी हैं, मिसिज ए और मिसिज बी। अगर मिस्टर ए मिसिस बी के नाम पर कुछ भी करेंगे तो क्लबिंग हो जाएगी। तो मिस्टर ए ने मिसिस बी के नाम और मिस्टर बी ने मिसिस ए के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कैश वगैरह दे दिया। क्योंकि रिलेटिव्स हैं तो गिफ्ट तो लगेगा नहीं, गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा अदर सोर्सेज में, और वो फिर इनकम, जो इनकम होगी उस ट्रांसफर से वो क्लब हो जाएगी मिस्टर ए में, और जो मिसिस ए को इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी मिस्टर बी में, क्योंकि अल्टीमेटली मिस्टर बी ने ट्रांसफर किया था। तो ये क्रॉस ट्रांसफर है अगर इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और ये लगता है कि भैया एक दूसरे को इनडायरेक्टली टोपी घुमाकर ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ ये नहीं बोला गया है कि मिस्टर मिसिस बी को जो है मिलेगा इनकम, वो मिस्टर ए की इनकम में जाएगा, नहीं। टू द एक्सटेंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, जो स्पाउस की इनकम है वो तो स्पाउस में ही जाएगी, मिसिस बी की इनकम मिस्टर बी में ही जाएगी, टू द एक्सटेंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर। तो यहां लिखा है कि ए ने गिफ्ट दिया 50,000 का अपने ब्रदर की वाइफ को, क्योंकि ये हाउस परचेज करना चाहती थी, और बी ने ए की वाइफ को या ए के माइनर सन को 50,000 रुपए दे दिए, शेयर्स दे दिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने इनको कैश दिया और यहाँ पर इन्होंने इनकी वाइफ की बजाय माइनर चाइल्ड को शेयर्स दे दिए, ठीक है, 50,000 के। द इनकम ऑफ द असेट ट्रांसफर वुड बी असेस्ड इन द इनकम ऑफ डीन ट्रांसफरर, मतलब जो शेयर से डिविडेंड मिलेगा तो वो डिविडेंड मिस्टर ए की इनकम में जाएगा, और इन्होंने अगर हाउस खरीदा है तो हाउस की इनकम मिस्टर बी की इनकम में जुड़ जाएगी। द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ CIT वर्सेस केशव जी मोरारजी observed that if two transactions are interconnected and are parts of the same transaction in such a way that it can be said that it is circuitous, मतलब कि घुमा करके आपने पैसा भेजा है वहां पर, ये अडॉप्ट किया गया है टैक्स बचाने के लिए, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इनकम जो मिसेस बी की है वो इंक्लूड हो जाएगी मिस्टर बी में, डिविडेंड जो है माइनर चाइल्ड का वो मिस्टर ए की इनकम में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ने इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया है। इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। मिस्टर एक्स ने गिफ्ट किया 6 लाख रुपए सन की ब्रदर की वाइफ को,
तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो ब्रदर है, और इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इन्होंने 6 लाख रुपए दिए हैं इनको, और इन्होंने इनको 5 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने एफडी करवा दी और इन्होंने भी एफडी करवा दी। अगर ये सीधा सीधा देते तो क्लबिंग हो जाती। ब्रदर के वाइफ में क्लबिंग का कोई सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो इन्होंने ऐसा दिया और एफडी करा दी। एफडी से जो इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 5 लाख की एफडी का ही इंटरेस्ट जो है क्लब होगा, क्योंकि एक ने 6 लाख दिया, एक ने 5 लाख, तो जो इंटरकनेक्टेड है 5 लाख रुपए वही क्लबिंग होगी, 6 लाख नहीं होगी क्लबिंग, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्लबिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। क्लबिंग में हमें बस ये ध्यान रखना है कि एक इंसान अपना टैक्स बचाने के लिए दूसरे को इनकम ट्रांसफर कर रहा है या एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो वापस ट्रांसफरर की इनकम में क्लब हो जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, समझ में आया और लास्ट तक आप पहुंचे हैं, तो इट मीन्स आपने पढ़ाई की है अच्छे से। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बहुत अच्छा छोटा चैप्टर है वो भी। और आपके लिए जो भी आपको जरूरत है, कभी भी किसी भी पर्पस के लिए कोई भी वीडियो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा।